नमस्कार। हम जानते हैं फिल्में और उपन्यास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संसार की बेहतरीन फिल्में संसार के बेहतरीन उपन्यासों से ही बनी हैं। उपन्यासों की पटकथाओं को बेहतरीन तरीके से लिख के जिस प्रकार से फिल्में बनाई गई हैं उनमें इंटरनेशनल फिल्मों के रूप में वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की श्रेष्ठ रचना है। डॉक्टर जीवागो बोरिस पेस्टरनेक की श्रेष्ठ रचना है। गॉडफादर, जिसके मुख्य किरदार मार्लिन ब्रेंडो थे, मारिया पूजो की श्रेष्ठ रचना है। ड्रैकुला, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सिरन पैदा करती है, ब्रम स्टॉक की श्रेष्ठ रचना है। ये तो इंटरनेशनल कुछ फिल्में हैं। आइए हम बॉलीवुड की बातें करें। तो बॉलीवुड की भी श्रेष्ठ फिल्में श्रेष्ठ उपन्यासों पर ही आधारित है। आपको याद होगा काजल फिल्म, जिसका एक गीत था, छू लेने दो नाजुक होठों को। ये गुलशन नंदा के उपन्यास काजल पे ही आधारित रही और उसके बाद तो गुलशन नंदा जी के दर्जनों उपन्यासों पर फिल्में बनी, जिनमें से कुछ का नाम सावन की घटा उपन्यास पे पत्थर के सनम बनी, खिलौना नाम के उपन्यास पे खिलौना फिल्म बनी, पाले खां पे पाले खां बनी, झील के उस पार पे झील के उस पार बनी। उपन्यासों का जिक्र करते वक्त यदि मैं आचार्य चतुर्सेन का जिक्र ना करूं तो ये उनके और हिंदी पाठकों के प्रति भारी अन्याय होगा। हम सभी जानते हैं कि आचार्य चतुर्सेन ने वयम रक्षा में उपन्यास लिखते वक्त अपनी जिंदगी के पूरे 40 साल इस उपन्यास को और इसके पात्रों को दे दिया। और उपन्यास का मुख्य पात्र रावण, ये रामायण वाला रावण नहीं है। उस रावण और उसके जो इंटरनल जो उसके भाव थे, वो अगर आज हम सभी भारतीयों में आ जाएं तो हमारा भारत आज श्रेष्ठ 1 नंबर पे आ सकता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। आचार्य चतुर्सेन के दूसरे उपन्यास के रूप में हमारे सामने वैशाली की नगर वधू है। वैशाली की नगर वधू जब इसकी पटकथा लिखी गई, आम्रपाली फिल्म बनी और जब इस आम्रपाली में बिंदुसार के रोल में सुनील दत्त और आम्रपाली वैश्या के रूप में वैजंती माला आती हैं और जब सेलुलाइट पर उतरती हैं तो वो हमको बिंदुसार के कार्यकाल में ही ले जाती हैं। और इसका एक गीत, तड़फ ये दिन रात की, बताओ सनम, बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन मेरी आज की कहानी फणेश्वर नाथ रेणु जी के इर्द गिर्द घूमती है। तो फणेश्वर नाथ रेणु जी ने अपनी ज़िंदगी में 2 उपन्यास बहुत अच्छे लिखे। पहला था मेला आंचल और दूसरा मारे गए गुलफाम। तो एक दिन गीतकार शैलेंद्र जी RK स्टूडियो में बैठे थे तो उनके हाथ में मारे गए गुलफाम की एक प्रति आ गई। उन्होंने घर ले जाकर इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद उनके जहन में प्रोड्यूसर बनने का सपना आया कि क्यों ना मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं। तो उनको मारे गए गुलफाम की कहानी बहुत अच्छी लगी। लेकिन चूंकि वो विद्या के धनी थे, लक्ष्मी के नहीं, तो उन्होंने अपनी बीवी के जेवरों को बाज़ार में बेचा, कुछ यारों दोस्तों से उधार लिया, कुछ उन्होंने अपने प्रोड्यूसर दोस्त वासु भट्टाचार्य जी से पैसे लिए। इस प्रकार से उनके हाथ में कुल 2.5 लाख रुपए हुए और 2.5 लाख रुपए से लेके उन्होंने फिल्म
को बनाने का एक बीड़ा उठा लिया। तो अब सबसे बड़ी समस्या थी 2.5 लाख रुपए में नामचीन हीरो हीरोइन तो मिल नहीं सकते, और अगर नयों के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उसके कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं। तो बासु भट्टाचार्य जी ने उन्हें सलाह दी, शैलेंद्र जाओ और राज कपूर साहब से आप बात कीजिए। तो शैलेंद्र जी राज कपूर के पास गए। राज कपूर को उन्होंने तीसरी कसम की कहानी सुनाई तो राज कपूर की आंखें चमक गई। उन्होंने कहा, शैलेंद्र जी, इस फिल्म में ये हीरो का रोल तो मैं ही करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी मेज की दराज से एक कागज़ निकाला और उस पे उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। अपनी उसने जो फीस बतौर हीरो 1 रुपये रखी और 1 रुपये लिख के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट शब्द लिखा और कागज़ को शैलेंद्र जी को देते हुए कहा कि शैलेंद्र जी, आपकी फिल्म का हीरा मन तो मैं ही रहूँगा। शैलेंद्र जी बड़ी खुशी से आर के स्टूडियो से बाहर आए। अब उनके जहन में हीरोइन किसको लिया जाए ये विचार मचल रहा था। तभी उनका ध्यान नूतन की ओर गया, जो फिल्मों में उन दिनों स्ट्रगल कर रही थी। तो वो नूतन के पास गए, नूतन को कहानी सुनाई। नूतन को ग्रामीण आंचल और नौटंकी की हीरोइन बनना पसंद नहीं आया। तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि शैलेंद्र जी, मेरे पास अभी डेट्स नहीं है, आई एम बिजी। तो शैलेंद्र जी वापस आ गए। तो लेकिन हीरोइन सेट ना करने के कारण उनके दिमाग 2-3 महीने तक खलबली मचाते रहे। अंत में उनके दिमाग में वहीदा रहमान का जिक्र आया। तो वो वहीदा से मिले, वहीदा को कहानी सुनाई और वहीदा कहानी सुनने के बाद इस फिल्म में मुफ्त में हीरोइन का खुशी खुशी से रोल करने को तैयार हो गई। लीजिए, इस प्रकार से शैलेंद्र जी की कहानी को बासु भट्टाचार्य के निर्देशन में बनाने का पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब फिल्म की कहानी शुरू होती है हीरामन से। हीरामन चूँकि एक गडरिया है और वो गडरिया गाड़ी लेके, बैलगाड़ी लेके, और वो 24 गज रेलवे स्टेशन के सामने अपनी बैलगाड़ी लिए खड़ा है और वो जानता है कि मुझे न तो कोई सामान लेना है और नहीं मैंने बांस लेना है, क्योंकि वो एक बार व्यापारियों का चोरी का सामान फोरबिसगंज पार्सल घर में जमा कराने जा रहा था। तो रास्ते में उसी गाड़ी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और हीरामन को बहुत प्रताड़ित किया। तो उसके बाद उसने कसम खा ली कि एक तो मैं व्यापारियों का सामान रेलगाड़ी के पार्सल घर में छोड़ने नहीं आऊँगा, दूसरे उसने कसम खाई कि मैं किसानों के बांसों को मालगाड़ी में पार्सल घर तक छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। और वो अभी अपनी गाड़ी में बैठा है, इतने में सवारी गाड़ी आती है और एक सेठ बैलगाड़ी के पास आता है। कहता है, भाई चलोगे? कहते नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। कहते चलोगे, सवारी है? कहता हाँ हाँ चलूँगा। तो वो अपने बैल के पास जाके बैठ जाता है। पीछे से एक लेडीज सवारी आके बैठ जाती है और वो जो बैलगाड़ी जो करता है वो उसको 12 रुपये देता है। कहता आपका हमारे साथ काफ़ी लंबा साथ रहेगा, आपको हमारे साथ रहना है, हम नौटंकी करते हैं और नौटंकी ड्रामे में आप हमारे साथ हमारे लोगों को इधर उधर गाँवों में ले जाते रहेंगे। तो हीरामन मान लेता है और अब गाड़ी वो काली सड़क पे अंधेरी रात में जब चल रही है तो गाड़ी के नीचे लालटेन लगी हुई है, कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा है और गाना चल रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो जब गाड़ी गांव में जहाँ पे शामियाने लगे थे, तंबू लगे हुए थे, वहाँ रुकी तो वो पीछे से आके सवारी को उठाता है। तो एक गोरा पैर बैलगाड़ी से बाहर देख के चौंक उठता है। वो कहता है
मेरी बैलगाड़ी में ये परी कहाँ से आ गई। तो इतने में वाहिदा रहमान गाड़ी से बाहर आती है और कहती है कहाँ है परी, मैं परी नहीं हूँ। तो हीरामन उसको देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता है, उसकी बैलगाड़ी में इतनी सुंदर स्त्री कैसे आ गई। और उसका भी अट्रैक्शन मीना वहीदा रहमान की ओर और वहीदा रहमान का भी उसकी तरफ हो जाता है। इस प्रकार से कहानी आगे चलती है और स्टेज पे जब वो वहीदा रहमान को नाचते हुए पान खाए सैया हमार वो देखता तो उनकी नज़दीकियाँ और बढ़ती है। तो हीराबाई उसे अपने तंबू में बुला के कहती है, हीरामन तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहता है मैं तो गडरिया हूँ। तो कहते तू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहते तो क्या हुआ, तू अगर हीरा है तो मैं भी तो हीरामन हूँ। तो इस प्रकार से दोनों के संवादों से एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। यार लंबा हो गया।